नया दिन, नई शुरुआत। राष्ट्र सत्ता इंटरनेशनल के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अपने आप में इनकी पहचान जो है वो किसी की मोहताज नहीं है कि ये किसी को बताएंगे तब पहचान होगी। आपको बता दें 2022 चुनाव नज़दीक है और आज हम चर्चा करेंगे 2022 विधानसभा चुनाव पर। डॉक्टर साहब, आपका राष्ट्र सत्ता इंटरनेशनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, मुझे ये बताएं, जैसे कि विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं, आज 1 जनवरी 2022 का दिन है और मैं तो यही कहूँगा कि भगवान सबके लिए अच्छा करें। क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लाएगी और किस तरह चुनाव को फाइट करेंगे, ये इसका अंदाज़ा आपको बेहतर होगा, इसलिए आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। धन्यवाद। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जितने भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं या प्रदेश के मुद्दे हैं, आप सबने देखा होगा कि माननीय हमारी महामंत्री प्रियंका गांधी जी ने हर मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और कई मुद्दे तो ऐसे हैं कि जो दूसरे दल हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, उन्होंने उसमें कभी अपनी कोई अभिव्यक्ति जारी की है, ना ही कुछ प्रोत्साहन दिया है, ना ही कोई प्रोटेस्ट किया। और मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ कि प्रियंका जी के प्रयास से कांग्रेस में डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है और हमारा संगठन भी नीचे गांव स्तर तक खड़ा कर दिया है। जब हम इतना प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि मैं भी पब्लिक में घूमता हूँ डेली, अभी भी मैं जाने वाला हूँ, और वहाँ हम ये देखते हैं कि लोग ये सोचने लगे हैं कि भाजपा का विकल्प सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है और ये दोनों जो स्टेट की पार्टी हैं ये भाजपा को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और महंगाई और बेरोजगारी की जहाँ तक बात है, ये मुद्दे भी कांग्रेस ही बढ़ चढ़ के उठा रही है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी। अच्छा, आपको क्या ऐसा लगता है कोई गठबंधन होगा, आपकी सरकार किसी से गठबंधन करना चाहिए? ये तो तय हो चुका है कि अब पार्टी का गठबंधन नहीं होगा, जैसा कि माननीय प्रियंका जी ने बात मुरादाबाद में डिक्लेयर की कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। और कुछ ही छोटे मोटे दल से 10-20 सीट पर हो जाए, इसका मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस अकेले लड़ेगी और मुझे पूरी उम्मीद है, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है, हम निश्चित तौर पर बहुत इम्प्रूव करेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि हम सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने में भी हम पिछड़ गए तो हमारे बिना तो सरकार नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा तो ये अहम सवाल है। मुख्यमंत्री का चेहरा तो मैं बहुत छोटे स्तर का कार्यकर्ता हूँ, मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन ये तो संसदीय बोर्ड करता है। लेकिन जैसा हमें प्रतीत होता है, मुख्यमंत्री तो हमारी प्रियंका जी होंगे, उनके नेतृत्व में सरकार का गठन होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, जैसा कि बहुत सारी मोदी सरकार ने योजनाएं निकाल दी हैं। अब इस वक्त एक तो राशन फ्री है, सारी चीज़ें फ्री कर दी हैं, ई श्रम योजना है, लेबर कार्ड है, सभी को महीने का पैसा आएगा, इस तरीके की जो सच्चाई है ये इसमें कोई दो राय भी नहीं है, जो चल रहा है वो स्कीम दिखती है। तो इस तरीके से आप कैसे कह पाएंगे कि सरकार चली जाएगी? मैं आपको एक बात बताऊं, रोजाना प्रधानमंत्री मोदी जी नए नए उद्घाटन तो कम कर रहे हैं, शिलान्यास ज़्यादा कर रहे हैं, और वो शिलान्यास जो स्टेट गवर्नमेंट ही करती थी उन्हें भी प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि वो एक तरफा सुनते हैं, किसी की वो बात सुनते हैं। आप जहाँ तक ई श्रम योजना है, अब वो कार्ड बना रहे हैं उनके और कह रहे हैं 500 रुपये महीने हम देंगे। अब बताइए कौन सा वर्कर है जो 500 रुपये में महीने में अपना घर चला लेगा? और ये भी तय है, ये सिर्फ चुनाव तक है, उसके बाद ऑफर हम यही रहेंगे, ये सब कोई योजना नहीं आएगी, क्योंकि वो रिपीट नहीं होने जाएगी। जो मुख्य मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी और विकास का, इस पर तो बात ही नहीं करते। वो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, आपस में लड़ाने की बात करते हैं, भाईचारे को ख़त्म करने की बात करते हैं। मैंने तो कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रियंका जी की देखी, और सब हमको पहले से ही पता है कि अयोध्या जहाँ मंदिर बन रहा है उसके आसपास की ज़मीनों में जो घोटाले हुए, ज़मीन 2 करोड़ की खरीदी, 18 करोड़ की बिक गई 45 मिनट में। इतनी तेज़ी से तो हमने आज तक किसी को लाभ होते देखा नहीं। और दूसरे मामले में वो ज़मीन
20 लाख की खरीदी, वो 2.5 करोड़ की बिक गई। वो बहुत बड़ा घोटाला है। और जहाँ तक मंदिर के निर्माण की बात है, इन्होंने चंदा पूरे हिंदुस्तान में गरीब से गरीब आदमी ने भी उसमें योगदान किया। उस चंदे का दुरुपयोग साफ दिखाई देता है। सरकार को उसकी जांच करानी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से कराए, उसकी निगरानी हो। और एक जो उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जांच एक डीएम स्तर का अधिकारी करेगा। डीएम स्तर का अधिकारी क्या करेगा जब उनकी सरकार के मातहत है? वो कुछ नहीं करेगा उसमें। तो ये घोटाले की बदबू उसमें आ रही है। इसको पब्लिक में उन्हें दूर करना चाहिए, और पब्लिक को भी समझना चाहिए जो लोग मंदिर निर्माण में भी घोटाले कर रहे हैं वो और चीज़ों में क्या करेंगे। क्योंकि वो कहते हैं दमदार सरकार और अच्छी सोच, ये कहाँ की अच्छी सोच है? आप मंदिर में घोटाला कर रहे हैं, ये कहाँ की सोच है? और मैं तो डंके के चोट पर बार बार कहता हूँ, आप जाइए गाँवों में, आपको तहसील में भ्रष्टाचार मिलेगा, आपको थानों में भ्रष्टाचार मिलेगा। और थाने जो दरोगा जो भी प्रभारी हैं वो कहते हैं हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, हमें पैसे दीजिए। प्राधिकरण में भी यही हाल है। तो मैं तो कहता हूँ, कम से कम मैं गौतम बुद्ध नगर का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ अपने ज़िले की बात खास तौर से। वहाँ पब्लिक त्रस्त है, वो इन्हें बदलना चाहती है। एक बहुत बड़ी बात हमारे ज़िले में हुई है कि इन्होंने ग्राम पंचायत के चुनाव बंद कर दिए। अब वहाँ सब लोग मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र लेने में तंग हो गए, उसमें रिश्वत देनी पड़ रही है। तो बहुत छोटी सी बात है। गौतम बुद्ध नगर में आपको क्या लगता है नोएडा में कि आप विधायक दे पाएंगे वहाँ से? नोएडा 3 विधानसभा है, नोएडा, दादरी और जेवर। मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ, मैं जो घूम रहे हैं हम सब लोग, सभी को पार्टी के लोग, हमें नज़र आ रहा है कि कांग्रेस ही वहाँ सफलता प्राप्त करेगी। और ये भी संभव है कि हम तीनों सीट पर स्वीप कर जाएं। ये और आने वाले समय में 15 दिन बाद आपको और बता दूंगा कि हम कहाँ चल रहे हैं। लेकिन वो गलतफहमी के शिकार है, पब्लिक का गुस्सा वो नहीं जान रहे। देखो, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, जेवर एयरपोर्ट बना तो जो भूमि अधिग्रहण बिल का जो क्लॉज है उसमें लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्र के सेक्टर रेट का 4 गुना और शहरी क्षेत्र का 2 गुना देंगे। उन्होंने उन गाँवों को जहाँ भूमि अधिग्रहण हुआ जेवर एयरपोर्ट के लिए पहले ही शहरी घोषित कर दिया। और शहरी घोषित अगर हमने देखे तो वो आज भी शहर नहीं है, बिल्कुल गांव। तो पब्लिक सब समझ रही है कि ये लोग क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। अब जो स्थिति है वो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि नाइट का कर्फ्यू अभी जारी कर ही दिया है कोविड की वजह से। ओमिक्रॉन जो अब नया वेरिएंट आया है, बीमारी है, तो अब क्या लगता है आगे क्या लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है? ये तो केस बढ़ेंगे तो लॉकडाउन भी होगा, लेकिन इन्हें इस बात पे जोर देना चाहिए कि जो चीज़ें चल रही हैं, ये सबसे पहले तो जो फॉलो आती है ना कोरोना का प्रोटोकॉल, इसे फॉलो कराएं। और वो फॉलो कहाँ हो रहा है? अभी परसों हमारे यहाँ रैली निकली है भाजपा की जगह जगह, तो वहाँ हजारों की आदमी संख्या खड़े थे, ना ही वो कोई मास्क पहने हुए थे। और हम लोग कोई रैली की बात करते हैं, हम कोई आयोजन की बात करते हैं, कांग्रेस जब कहती है हम भी एक आयोजन करेंगे तो हमें परमिशन नहीं दी जाती, बिल्कुल नहीं दी जाती। और कहते हैं, एक दिन तो हम खुद गए दादी थाने में कि भाई 100-125 से ज़्यादा आओगे तो हम तुम आने नहीं देंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, कोरोना का कांग्रेस ही फैलाएंगे, ये भाजपा ही नहीं फैलाएंगे जो हजारों सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर घूम रहे थे? तो सरकार को इस बात में सोचना चाहिए कि सबको बराबरी से ले, और रोज़ाना सत्ता नहीं रहती है, बदलती रहती है। और एक बात मैं भूल गया था, आपने पूछा था जी कि खादान ये बांट रहे हैं। मैं आपका ध्यान मनमोहन सिंह सरकार की तरफ देना चाहता हूँ। उन्होंने कई नियम पास किए थे, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू फूड। उन्होंने कहा था कि देश में कोई भी व्यक्ति, कोई आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। तो ये जो कर रहे हैं ये वही कानून है, राइट टू फूड। राइट टू फूड ये हमारी सरकार का दिया हुआ, ना कि इनका। और ये लोग इसका ड्रामेबाजी या शोर ज़्यादा मचाते हैं। अदरवाइज ये कानून तो हमारी सरकार ने, यूपीए जो सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, उन्होंने पहले ही लागू कर दिया था। धन्यवाद।